क्या जागरण करेंगे ये कह सकते हो आप, है ना, और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी लगना होगा लगेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना डेटा वेटा बचा के रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं फटाफट से, ठीक। सब तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये देखते हैं, पहले तो फटाफट से समझेंगे, थोड़ा सा स्पीड आज बढ़ा के रखेंगे, इसको टेस्ट की तरह भी लेना है, ठीक। टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स। इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या है भाई, जहां सभी को शिक्षा दी जा सके, एक गिफ्टेड बच्चा, एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा जिसको कोई दिक्कत है, एवरेज बच्चा, कोई और बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, कोई और डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ सके। बताइएगा फटाफट से क्या करें उस चीज के लिए। क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशंस, यानी पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। जो करिकुलम है, सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट होता है, या एक्टिविटीज हैं जो स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी अगर स्कूल में हो रही है, पैर रखने से लेके बाहर निकलने तक स्कूल से, वो सब करिकुलम का हिस्सा है। तो करिकुलम में चेंजेस के हर बच्चा इंक्लूडेड महसूस कर सके, बिल्कुल सही बात है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना। इंक्लूसिव एजुकेशन एक बात कहती है, स्कूल बच्चे के लिए है, बच्चा स्कूल के लिए नहीं है। तो चेंज करना है तो करिकुलम में चेंज करिए, स्कूल के सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करिए, ना कि आप ये कहें बच्चा चेंज हो जाए अपने आप। तो इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना कि अलग अलग नीड्स वाले बच्चे हो सकते हैं, या अलग अलग तरीके से किसी चीज को कैसे देखा जा सकता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस। मतलब टीचर्स को ये चाहिए कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक तो विविधता को इंक्लूड करें अपने दिमाग में, करिकुलम में जो चेंजेस करने की जरूरत है करें, एक्टिविटीज को डिफरेंट तरीके से प्लान करें, सेम चैप्टर को हर बच्चे को इंक्लूड करने के लिए अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, तो एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस। भाई टीचर्स भी तो इंसान ही हैं, उनके अंदर भी कुछ बायसेस हो सकते हैं, है ना, उनके अंदर भी कुछ बायस हो सकते हैं। बायस क्या होता है, पक्षपात, कि मान लीजिए उनको लगता है कि भाई कोई बच्चा है जो चल फिर नहीं सकता, यानी वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है मान लीजिए, तो वो तो सीख नहीं पाएगा। तो अगर ऐसा टीचर सोचेंगे तो चलेगा कैसे भाई, है। टीचर अगर ऐसा सोचने लगे तो फिर हर एक बच्चा सीख सकता है, एज अ टीचर आपको ये मानना है। ये पता नहीं क्या हो गया, ये जा नहीं रहा है, चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो क्या होगा कि टीचर को भी अपने इम्प्लिसिट बायस को देखना चाहिए झांक करके, कि कहीं मैं जेंडर के आधार पे, कहीं मैं किसी बच्चे की कोई एडीएचडी है या कोई भी दिक्कत है अगर उसको, तो उसके आधार पे मैं बच्चे के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा हूं। तो अपने अंदर भी झांकना चाहिए, ठीक। इम्प्लिसिट बायस मतलब जो अंदर गढ़े हुए बायस होते हैं हमारे, जो हमने सोसाइटी से, एनवायरमेंट से गेन किए होते हैं। सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल। अब देखो सेकंड ऑप्शन 77% आंसर दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये जवाब सही दिया, इसका मतलब तैयारी आपकी सही चल रही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें फोर्थ सही नहीं हो सकता, है ना। वो एक मीम है ना, खा गए ना धोखा, तो ये वैसे वाली ही बात है। तीनों ऑप्शन सही थे, फोर्थ को गलत दे दिया। भाई डाइवर्सिटी को एक बाधा के रूप में नहीं कर सकते आप। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, के क्लास में अलग अलग नीड्स वाले अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिसोर्स है, संसाधन है, इसको अच्छे तरीके से देखना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो सही है। डाइवर्सिटी एक ऑब्स्टेकल की तरह नहीं देखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और फिर समझेंगे क्या कहानी है। ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा भाई, इसको दोबारा से ओपन करेंगे, 1 मिनट रुकना, ये पीडीएफ में दोबारा से ओपन करती हूँ एक बार, 1 सेकेंड, ठीक है, होपफुली अभी चला जाएगा, देखना एक बार। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, इन लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये 3 तो महत्वपूर्ण, अभी समझ लेंगे इसको 1 मिनट में। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यदि मेन गोल है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। फॉर लर्निंग यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट, जांच रहे हैं आप ताकि लर्निंग हो पाए, इसलिए आकलन कर रहे हैं, इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। जैसे आप पोल में जवाब दे रहे हैं तो मुझे पता लग गया 85% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, तो ये क्या है, जो गलत दे रहे हैं उनको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश की जाएगी, मतलब मुझे फीडबैक मिल गया। ये लर्निंग के लिए आकलन है, ऐसा थोड़ी फाइनल नंबर मिल रहे हैं इससे कुछ। तो टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स, बच्चों को लेबल करना, उन पर ठप्पा लगाना कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, यानी कि बच्चों की परफॉर्मेंस को जानना और उनको ग्रेड देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये सब नहीं। ग्रेडिंग भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। फॉर लर्निंग, फीडबैक के लिए होगा ये। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग, ऐसे फीडबैक प्रोवाइड कर पाना ताकि उनकी लर्निंग बेहतर हो, फाइनल एग्जाम में आप अच्छा कर पाएं, इसलिए आप अभी पोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये समेटिव असेसमेंट कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं ये फॉर लर्निंग है,
ठीक, ये ग्रेड्स वाला भी फॉर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। स्लो लर्नर हमें बनाना ही नहीं है बच्चे को, सिंपल तरीके से बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, ये तो बैच है। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, जब असेसमेंट ए फॉर लर्निंग, ए फॉर एल, ए ऑफ लर्निंग, ए एज लर्निंग। ठीक, एज का मतलब है बच्चा या तो खुद का आकलन खुद कर रहा है या उसके दोस्त है ना उसका आकलन कर रहे हैं, या सब आपस में एक दूसरे का आकलन। फॉर लर्निंग है टीचर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फीडबैक के लिए, यानी आप फील्ड ट्रिप पे लेके गए, कहीं घुमाने लेके गए, आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे से, है ना, अभी चल रही है लर्निंग प्रोसेस। जब आप पेन पेपर कोई भी एक्टिविटी करा के ले रहे हैं तो फॉर लर्निंग है। ऑफ लर्निंग क्या है, आप जजमेंट के लिए कितने % मार्क्स आए एक बेंचमार्क के अगेंस्ट, ये ऑफ लर्निंग है, साल के अंत में होता है या टर्म एंड पे होगा, ठीक है ना। ऑफ लर्निंग ये जजमेंट के लिए है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हालांकि जजमेंट हमें फॉर्म नहीं करना चाहिए जो ईयरली और हाफ ईयरली होते हैं। आगे बढ़ेंगे और ये पेपर पेंसिल टेस्ट ज्यादा होगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो गए ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग में फील्ड ट्रिप हो गया, कोई आपकी चेकलिस्ट हो गई, जो भी एक्टिविटीज हैं वो फॉर लर्निंग में आएंगी। जो पेन पेपर टेस्ट है वो ऑफ लर्निंग में आएगा। एज लर्निंग में जब बच्चा खुद को या अपने साथियों का आकलन करे, वो भी एक्टिविटी बेस्ड ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, यानी कि जो अनुभवात्मक अधिगम है, कोल्ब ने इसकी बात की बट आपके सिलेबस में है नहीं कोल्ब की थियरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें, यानी एक्सपीरियंस से सीखना, अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव से सीखना, किस पे जोर देगा, अनुभव पे जोर देगा, है ना। अनुभव सिंह बस्सी पे नहीं, अनुभव पर जोर देगा। बहुत ही खराब पीजे था, बट आ जाओ एक बार, पीजे खराब भी होता है वैसे। कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन दी, यानी अनुभव यानी बच्चे के एक्सपीरियंस पे, कि वो अनुभव ले सके, उसको वो मौके मिले कि वो चीजें सीख सके, ठीक है जी। कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन दी लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, यानी हम क्या कह रहे हैं कि टीचर कंट्रोल करे कि बच्चा सीखता कैसे है। पर ये अनुभव तो फोकस में रहा ही नहीं, यहाँ एक्सपीरियंस तो सेंटर में रहा ही नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चा सेंटर में है, उसका एक्टिविटी सेंटर में है, लर्निंग बाय डूइंग होगी एक तरह से, तो कंट्रोल होगा टीचर का, तो ये तो फिर ऑटोक्रेटिक क्लासरूम बन जाएगा। सेकंड है द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, यानी पुनर्बलन की भूमिका। पुनर्बलन की भूमिका होती है गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चे का एक्टिव रहना जरूरी है, ना कि उसको शाबाशी देना। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये बात सुंदर लग रही है, 38% लोग कह भी रहे हैं। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, लर्निंग को एक प्रोसेस की तरह मानना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट की तरह। अब ये क्या होता है, देखो प्रोडक्ट का मतलब है इतने % नंबर आए, ये रैंक आ गई, ये है प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोसेस क्या है, सीखने के लिए सीख रहे हैं, तो प्रोसेस की तरह मानना है लर्निंग को, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली, कोई प्रोडक्ट नहीं है इतने % हो गया बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट तो होगा ही नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, देखिए वर्ड जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है 2023-24 ये 20th सेंचुरी के लिए। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस क्रिटिकल थिंकिंग को 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी के कौशलों में शामिल करती है, यानी यह महत्वपूर्ण है। तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर अब ये कैसी होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, आप प्रकाश डाल रहे हैं, अच्छा यार आज आप सोचिए आज आपने दिन भर क्या किया, तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये रिफ्लेक्शन कैसा है, रिफ्लेक्ट इन एक्शन, यानी जो आपने आज किया है उस पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। तो रिफ्लेक्ट इन एक्शन में आप क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अच्छा आज मैंने तैयारी की थी, रात को आपको इतनी सारी पीडीएफ्स दी टेलीग्राम पे, मैराथन आ रही है उसकी चीजें चल रही हैं, ये क्लास की लेसन प्लानिंग होगी, इससे पहले क्लास ली, खाना खाया, ये किया, तो अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ाई की होगी, मान लीजिए मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपने रिफ्लेक्ट किया कि आज दिन भर आपने क्या किया। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या है इसमें, कि आप ये भी सोच रहे हैं कि जब आपने क्या किया और क्या करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था, मतलब आप हर एक पक्ष पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बेटर बनाएगा कि बच्चे ने जो भी अनुभव लिया, भाई कोई एक्सपीरियंस आपने लिया उस पर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रकाश डाल के सोच पा रहे हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन भी, कि हम कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश डालना, देखना, जो आप अनुभव ले चुके हैं उस पर आप सोच रहे हैं प्रकाश डाल करके कि क्या बेहतर हो सकता था। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं उसी दिन के दौरान आप सोच रहे हैं उस दिन के बारे में कि यार इसको ऐसे किया जा सकता था, या आज मैंने क्या क्या किया। रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन क्या हो सकता है, या रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि जब आप कोई काम कर रहे हैं उस समय उसी दिन के दौरान, ऑन एक्शन कि यार मैंने ये काम कर दिया, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस दिन ये गलती ना की होती तो ऐसे हो जाता, है ना। फॉर एक्शन क्या है, आप फ्यूचर के लिए, है ना, ये दोनों प्रेजेंट के केस में है, ये फ्यूचर के लिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक। तो एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आ जाता है कि बच्चा अपने अनुभवों पे
जो वो करने जा रहा है, जो कर चुका है, उस पे वो क्रिटिकली हर एक पक्ष पे देख सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको कोई बदल नहीं सकता, ये हर बार सेम टॉपिक आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड, प्रभावशाली विधि समस्या समाधान करता बनाने की बच्चे को, कि वो समस्याओं का समाधान निकाल सके खुद से इंडिपेंडेंटली। डिस्करेज करेंगे इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए। अब इंडिपेंडेंटली समस्याओं का समाधान स्वतंत्र रूप से कैसे निकालेगा यदि आप हतोत्साहित कर देंगे। आप कहेंगे अरे जो डिसीजन लेना है मम्मी से पूछे बिना मैं कैसे ले लूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या करते हैं, है ना, पापा के बिना कैसे चलेगा। मान लिया दिक्कत होगी, बट आप एक इंडिविजुअल हैं, है ना, 18 20 22 जो भी साल के आप हो गए। यही होता है फिर हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई नहीं जाती। हमें पहले ही बैसाखियां दे दी जाती हैं एक तरह से कि एक काम करो, अच्छा ये काम होना है, पापा डिसाइड करेंगे शादी किससे होनी है, पापा डिसाइड करेंगे क्या करियर है, पापा डिसाइड करेंगे खाना क्या खाएंगे, है ना, हर चीज कोई और डिसाइड कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमें मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सॉल्व ही नहीं करते, उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग का हमें मौका ही नहीं मिला होता, है ना। तो हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना है कि उसको भी कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सोचने का खुद से स्वतंत्र रूप से, कि वो किसी सिचुएशन में हो तो क्या करेगा, मौका देना है। ठीक, तो इंडिपेंडेंट थिंकर बनाने के लिए डिस्करेज नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना, एनकरेज करना है। एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि मुश्किल समस्याओं से बच जाओ, तो फिर तो जीवन भर बचते ही रहेंगे हम। और कोई भी समस्या आती है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो हमें मुश्किल ही लगती है शुरुआत में, तो ये भी खराब तरीका है। प्रोवाइडिंग देम विद रेडीमेड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, अगर आपने, यही तो बहुत बार पेरेंट्स करते हैं कि पहले से ही रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिया, बेटा ये कर ले, बात खत्म हो गई, है ना, तो आप बच्चे को समस्या के समाधान तक पहुंचने देने का मौका ही नहीं दे रहे। तो प्रॉब्लम सॉल्वर वो तब बनेगा जब उसको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इसको दिया था एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक टेक्निक है जिसमें क्रिएटिविटी भी आप यूज करते हैं, रचनात्मकता, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। यानी ठीक है ये सब ठीक है, लेकिन इसके बाहर कुछ डिफरेंट क्या सोचा जा सकता है। तो बुद्धि मंथन या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं इसको, कि बहुत सारे बच्चों को या ग्रुप में आप बच्चों को बैठ के एक समस्या पे समाधान के लिए कह रहे हैं कि अच्छा पानी की कमी हो रही है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, क्या किया जा सकता है। तो हर बच्चा अपने अपने समाधान बता रहा है। तो ग्रुप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बच्चा देता है, उनको नकारा नहीं जाता, एक साथ लिख लिया जाता है या रखा जाता है, बाद में उन पर चर्चा होती है और जो सॉल्यूशन बेटर होता है उसकी तरफ जाया जाता है। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ऐसे अवसर दें। इंट्यूटिव गेस क्या है, जो उसके मन में आ रहा है कि अच्छा ऐसा नहीं कर सकते मैम, अब वो गलत है सही है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो उसके मन में आ रहा है एटलीस्ट उसको बाहर तो आने दो। तो प्रॉब्लम सॉल्वर वो तब बनेगा जब हम उनको अवसर देंगे सोचने के, दिमाग पे जोर डालने के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है असर्शन और रीजन। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक सेट में ऐसे आजकल, पिछले 2 बार से कम 3 बार से। तो अभिकथन क्या है, हमारा सिंपल स्टेप है, पहले हम ए को चेक करेंगे, फिर हम आर को चेक करेंगे, फिर दोनों को चेक करेंगे ए और आर एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। नहीं है सही तो ब्रेकअप, सही है तो पैचअप, मतलब बोथ आर राइट। तो ए क्या है, टीचर्स शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। आपको पता है सिंपल पूरी पेडागोजी में ये रूल लागू होगा कि हम ये कहें कि बच्चे को एक्टिव रखना है, और यहाँ पे बच्चे को एक्टिव रखा जा रहा है, यानी ये बात सही है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चा एक्टिव है, हम खुश हैं। ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए, हर बच्चा कैपेबल है सीखने के लिए, बस आपको देखना है कि उसको सिखाना कैसे है। दोनों बातें सही हैं कि हमें ये मानना है कि इसलिए हम मीनिंगफुल एनवायरनमेंट बनाएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो चिल्ड्रन का। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है, आपको ढूंढना है कि क्या चीज वो सीखेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही बातें सही हैं अपनी जगह और एक दूसरे के लिए भी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फटाफट से जवाब क्या है। ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, इस बार भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान कौन योगदान नहीं देता, किसका योगदान नहीं है, किसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है पियाजे की थ्योरी में भी है, जिससे आप अपने दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, 4 फैक्टर है, यानी दिमाग में संगठित करके रखा हुआ है, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है प्रॉपरली। जैसे आप एक ट्रॉली बैग में जब आप जाते हैं कहीं ट्रिप पे, एक बैग में अपने सामान सजाते हैं कि इस वाले साइड में हम शर्ट्स रखेंगे, इधर हम टी शर्ट्स रखेंगे, ये रखेंगे, या अलमीरा में जैसे सामान लगाते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हेल्पफुल होता है कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, जो भी उसको आता है वो सही से कनेक्टेड फॉर्म में रख पाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक तरीका हो गया
कि हम वर्गीकृत कर पा रहे हैं, इसको इस वर्ग में बांट दिया है ना, चम्मच यहां रखी जाएंगी, प्लेट्स यहां रखी जाएंगी, ये क्या एक तरह का कैटेगराइजेशन ही है ना। ऑर्गेनाइजेशन है कि जब इधर उधर नहीं जा रही चीजें, थोड़ा आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी का पार्ट बेसिकली कैटेगराइजेशन, छोटा पार्ट कह सकते हैं आप इसको। इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है वैचारिकता या कॉन्सेप्ट्स को समझना। डीकॉन्टेक्चुलाइजेशन, देखिए कॉन्टेक्चुलाइजेशन कॉन्सेप्चुलाइजेशन सब बढ़िया है, कॉन्टेक्स्ट में सीखना बेस्ट बात है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स भी करेंगे, लेकिन डी लगा दिया जब हमने, यानी गैर प्रासंगिकरण। प्रासंगिकरण यानी प्रासंगिक वे में सिखाइए, संदर्भ में सिखाइए, बच्चे की लाइफ से जोड़िए, लेकिन गैर प्रासंगिकरण या डीकॉन्टेक्चुलाइज कर दिया, इसका मतलब बच्चा जिस एनवायरमेंट से है, जो लाइफ वो जी रहा है, उसका आसपास आप कोई एग्जाम्पल ही नहीं लेते, डिस्कनेक्टेड एग्जाम्पल्स हैं, तो डिस्कनेक्टेड या डीकॉन्टेक्चुलाइज्ड नॉलेज का कोई फायदा नहीं, बच्चा इससे कंफ्यूज होगा, है ना, इससे वो कंफ्यूज होगा क्योंकि वो उस कॉन्टेक्स्ट से ही नहीं है, संदर्भ से नहीं है। एनसीएफ कह रहा है, एनईपी कह रही है भाई संदर्भ में सिखाओ, रियल लाइफ से जोड़ो लर्निंग को, संदर्भ में पढ़ाओ, और आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं क्लास में जो उसको समझ ही नहीं आते, वो उसके जीवन से जुड़े हुए ही नहीं है, या फिर आपने नॉलेज को क्या कर दिया, डिस्कनेक्टेड चंक्स में, डीकॉन्टेक्चुलाइजेशन लिखा हो या लिखा हो डिस्कनेक्टेड चंक में पढ़ाना, यानी अलगाव वाले टुकड़ों में, यानी वो टुकड़े जो कनेक्टेड ही नहीं है। एक चीज ओल्ड नॉलेज यानी प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान को जोड़ना होता है, और आप क्या कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, एक चैप्टर के बाद 10वां चैप्टर आ गया, पता ही नहीं लगा कोई कनेक्टेड है कि नहीं आपस में, है ना। तो कैसे, जब हम बैचेस में पढ़ते हैं हमें पता होता है ना हम कौन सा टॉपिक पहले लेंगे, कौन सा बाद में कराना है, ताकि जो पुराना जरूरी काम है वो नींव बन जाए, प्रीवियस नॉलेज से ही नई नॉलेज को जोड़ेंगे, डिस्कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड चंक्स में पढ़ाना होता है, डीकॉन्टेक्चुलाइजेशन नहीं, कॉन्टेक्चुलाइजेशन में पढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही है क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस डिफरेंट होते चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग। रिफ्लेक्ट वर्ड पता नहीं कितना अब इस्तेमाल होने लगा है, यानी आप अपनी थिंकिंग पे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी सोच पर विचार कर पा रहे हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है आप प्रकाश डाल पा रहे हैं, अपनी सोच पे क्या कर पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यार आपने पिछली बार ये गलती नहीं की होती तो ऐसे की जा सकती थी चीजें, सिर्फ एक यही तरीका नहीं है किसी काम करने का, किसी काम को करने का, ऐसे भी हम कुछ कर सकते थे। ये क्या हुआ, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात, चलिए फिर आते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, हाँ आवाज आ रही है, रिफ्लेक्ट करने का एग्जाम्पल देखना है कि जिसमें बच्चों को विचार करने का मौका मिले, है ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब, भाई नाउन यानी संज्ञा और क्रिया में क्या रिलेशनशिप होता है एक सेंटेंस के बीच, तो बता देंगे आप ये तो क्या है, इसमें रिफ्लेक्ट क्या करना है, आपको पता होगा दोनों चीजों के बारे में, आपने बता दिया, बात खत्म हो गई, ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं है, विचार का ज्यादा मौका ही नहीं है। चलो फिर भी मान लिया, हम गलत नहीं मान रहे इसको, देखते हैं बाकी ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है चारों में से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, अब इसमें तो क्या ही रिफ्लेक्शन है, सीधा सीधा रिकॉल करना है, याद होगा तो बता देंगे, नहीं तो नहीं। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू दी प्रेजेंट टेंस, हाँ इसमें आप फिर भी, लेकिन इसमें अप्लाई करने की बात ज्यादा हो रही है बजाय कि विचार करने की, तो ये अप्लाइंग का एग्जाम्पल हो सकता है जब आपसे अप्लाई करने के लिए पूछा होता। हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, इसी क्वेश्चन को 50 तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, इस बार ये क्वेश्चन आया था और कई लोग घूम गए थे, ठीक है ना। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, यानी जब हमने शुरू की थी ये क्लास, कोई चैप्टर आपने जब पढ़ना या कोर्स आपने शुरू किया था और आज आपको कितना समझ आ रहा है, पहले से अब तक कितनी अंडरस्टैंडिंग बदली और कैसे, तो इसके लिए आप सोचोगे कि अच्छा जब फर्स्ट क्लास में मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मेरे 15 नंबर आते थे, फिर मुझे कॉन्सेप्ट समझने आते गए, फिर मुझे पढ़ने का तरीका समझ में आने लगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आने लगा, तो अब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे, विचार करेंगे कि यार इस पहले ये था और अब मैं ये हो गया हूं, कैसे, कि आज से 5 साल पहले यार मैं क्या बेवकूफ इंसान था। हर इंसान को ऐसा लगना ही चाहिए, क्योंकि समय के साथ आप बेहतर हो रहे होते हैं, है ना, एटलीस्ट आई अज्यूम कि हम बेहतर हो रहे होते हैं समय के साथ, हमारी समझ बढ़ रही होती है, तो आप प्रकाश डाल रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पहले से अब में क्या परिवर्तन आया, इसी को रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। आप विचार कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, ये जबकि आपके सामने जो है इनमें विचार की उतनी संभावना नहीं थी जितनी डी ऑप्शन में है, तो जहां ज्यादा रिफ्लेक्ट करने का ऑप्शन है वही ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फटाफट से, ये क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, बस तरीका थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं ये लोग, इन क्वेश्चन कोई नहीं बदल सकता, पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन, चाहे पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो फर्क ही नहीं पड़ता, एग्जांपल है किसका, इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑफ फॉर फेलियर, यानी अगर बच्चा फेल हुआ है तो आंतरिक आरोपण क्या होगा, अगर बच्चा पास भी हुआ होता तो भी आंतरिक आरोपण क्या होता, आपको देखना है, बच्चा खुद में झांकेगा। यहाँ पे इंटरनल का मतलब है बच्चे से जुड़ी हुई बात, इंटरनल फैक्टर्स लर्निंग के कौन से होते हैं, जो बेसिकली पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन लेवल,
एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? टीचर का मेथड, स्कूल का एनवायरमेंट, ट्रेनिंग मेथड, ये सब चीजें। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन जो बच्चे से जुड़ी हुई हो, आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेडर। अगर रीजन बाहर है, अगर कारण बाहर है, तो आंतरिक आरोपण तो बचा नहीं है, तो बाहरी आरोपण हो गया, किसी और पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो अगर टीचर ही कम नंबर देता है तो इसमें इंटरनल एट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो एक्सटर्नल है ना, टीचर तो बाहर की बात हो गई है ना, आप दूसरे पे डाल रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, इंटरनल चाहिए। एक्सटर्नल पूछा होता तो हम लगा देते। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ। हाँ, इसका रीजन इंटरनल है, इसका रीजन बच्चे से ही जुड़ा हुआ है कि भाई मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ हूं, बैच में तो और भी लोग थे, वो कैसे पास हुए, मतलब मेरी मेहनत में भी कुछ कमी रही होगी। आई डिडंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज बायस्ड। इसमें हम रीजन बाहर ढूंढते हैं, जबकि हमें एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन यानी एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए फेलियर का, तो ये भी गलत है। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स वर डिस्ट्रैक्टिंग मी। मेरे फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। देखिए, ये एक तरह के बहाने या रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको, चाहे ये कितने भी सच हो, कोई नहीं सुनता दुनिया में ये चीजें, समस्याएं क्योंकि सबके साथ होती हैं। अगर आप दूसरों पे ही आरोपण करते रहेंगे, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो फिर आप जिंदगी भर यही करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है? आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ, कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए था, रीजन जो भी था, ठीक। ऐसे ही इंटरनल मोटिवेशन होता है जिसका रीजन अंदर मिलेगा, चाहे वो सफलता हो, फेलियर हो, रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल हो गया वो, चाहे वो रिवॉर्ड हो, कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। यानी ऑटिज्म वाले बच्चों के, स्वालीनता वाले बच्चों की विशिष्ट विशेषताएं, कैसे पहचानेंगे किसी बच्चे को ऑटिज्म है क्लासरूम में। बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर किए हैं, अंत तक बने रहना, बिल्कुल 50-52 क्वेश्चन करके ही उठना है आज एक बार में, लगे कि पेपर है आपका, उतने सीरियस आप हैं। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट। यार, कल्पना को तथ्य से अलग करने के लिए हायर लेवल थिंकिंग लगती है, जो एक गिफ्टेड बच्चा है या जिसकी इंटेलिजेंस बेहतर है वो करेगा। तो ये हॉट्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे के ये लक्षण नहीं होते। ऐसा नहीं कि ऑटिस्टिक बच्चे में दिमाग नहीं है, दिमाग होता है लेकिन लक्षण नहीं है। ये एडवांस, ये लक्षण गिफ्टेड बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है ना। अगर गिफ्टेड बच्चा पूछा होता तो हम इसको कह सकते थे एक बार को। एडवांस्ड सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, जबकि इसका उल्टा होता है इस बच्चे में। सोशियो इमोशनल जो एस्पेक्ट है बहुत हिला हुआ होता है, यानी बच्चा सोशली या इमोशनली ज्यादा बेहतर महसूस नहीं करता। अगर उसके आसपास भी, सराउंडिंग में, उसके रूम में भी ज्यादा कुछ परिवर्तन करते हैं आप, बेड उठा के इधर से उधर रख दिया, ये रख दिया, वो कर दिया, ज्यादा लोग घर में आ गए या कहीं बाहर चला गया। वो माय नेम इज खान में शाहरुख खान को आप देख सकते हैं, उनका व्यवहार अलग सा रहता था, हालांकि उन्हें दिक्कत कुछ और थी। तो ये सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी में एडवांस नहीं होते, बल्कि वीक होते हैं सामाजिक और इमोशनली डील करने में, है ना। फ्रिक्वेंट, रेपिटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, यही है मेन उद्देश्य, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। इसको आप रेपिटेटिव बिहेवियर कह लीजिए, आप इसको रिकरिंग बिहेवियर कह लीजिए, या इसका एक नाम होता है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। स्टीरियोटिपिकल का मतलब है बार 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 सेम बात को, या तो वो रिपीट करते हुए मिलेंगे आपको, है ना, कोई एक्शन सेम बार करते मिलेंगे बहुत बार, तो रेपिटेटिव एक्शन होते हैं, रिकरिंग एक्शंस होते हैं, आवृत्ति होती है व्यवहार में। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है यानी रिपीट बहुत करते हैं और इमोशनली या सोशली कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, थोड़े डिस्कंफर्ट में रहते हैं। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं, इनको कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं चीजों को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका फेवरेट टाइप आ गया, असर्शन और रीजनिंग। फटाफट से जवाब देना। क्या है असर्शन यानी ए और रीजन यानी आर। टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं और अब हर बार आ रहे हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। पहले 1-2 क्वेश्चन आते थे क्रिटिकल थिंकिंग पे, अब ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो अभिकथन क्या है? टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशंस एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। यानी शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप जस्ट कोई चीज अज्यूम नहीं कर लेते हैं। किसी ने कहा, आपने मान लिया, कोई भी आपके कान भरता है आप मान लेते हैं, जाके फूट पड़ते हैं कहीं भी। जबकि अज्यूम ना करके आप क्या करते हैं? फैक्ट्स की बात करते हैं, एविडेंस क्या है आपके पास, एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। किसी ने कह दिया 2000 के नोट में चिप है, मान नहीं लेते हैं। किसी ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट जाती है, जस्ट मान नहीं लेते हैं। एविडेंस, एनालिसिस, और क्या होगा, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है उसमें, है ना। आप सारे पहलू देख करके जब डिसीजन पे पहुंचे उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है, 21वीं सदी का कौशल यानी 21st सेंचुरी स्किल कहा जाता है। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस पे बहुत जोर दे रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी क्वेश्चंस, आई थिंक वो क्वेश्चंस बने, शायद एक आध क्वेश्चन था जो रिमूव किया है अभी के लिए, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें, ये बात एकदम सही है,
विभिन्न दृष्टिकोण अगर हम देंगे बच्चे को, विभिन्न सिचुएशंस में रखेंगे तो उसको समझ आएगा अलग अलग दृष्टि। रीजन क्या है? स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली as they engage in conversations across differences। यानी वो अलग अलग तरह की कन्वर्सेशन में जब इन्वॉल्व होते हैं, मतभेदों में, बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका दिमाग खुलता है। दोनों ही बातें सही हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी सीखने का या अधिगम का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, तो रटंत विद्या चलंत नहीं, ये रोट लर्निंग की तरफ इशारा कर रहा है। रिकॉल करना, मेमोराइज करना, ड्रिल करना, प्रैक्टिस करना, है ना। रोट रिहर्सल, यानी रट्टा लगाने में चतुर रामलिंगम बन जाइए, जो 3 इडियट्स का बंदा था, जो किसी भी चीज को कुछ भी बोल रहा था। कॉम्पीटिंग विद पीयर्स, तो ये प्राइमरी गोल नहीं होता लर्निंग का कि मुझे दूसरों से बेहतर बनना है, आपको खुद से बेहतर बनना है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन 21st सेंचुरी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप हर पहलू पे देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं, इन्फर कर पाते हैं, फैक्ट और ओपिनियन के बीच में डिफरेंस समझ पाते हैं, अज्यूम नहीं कर लेते, चीजों को देखते हैं एविडेंस के बेस पे, तथ्यों के आधार पे, ठीक है ना। जैसे एक जज भी किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, वो ये नहीं कहेगा अच्छा भाई कानून क्या मांगेगा, आपसे सबूत मांगेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसे ही होता है कि आप सारे पहलू देखते हैं किसी चीज के, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं अब। तो क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ एस्पेक्ट्स हैं समालोचनात्मक चिंतन में कि आप हर एक, इस क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं किसी की बुराई करना, क्रिटिकली बस नेगेटिव ही हो जाना, नहीं। ये कई लोग मान लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है अच्छा आप ये कह रहे हो हम तो इसका उल्टा कहेंगे, नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप सारे पहलू देखते हुए किसी चीज को समझ रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट मान नहीं ले रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया, अज्यूम कर दिया और उसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। तो आप लॉजिक ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, कहीं भी कोई ऐड देखा है ना, कोई सामान खरीदा है कि कोई क्रीम है जो आपको बहुत ही सफेद बना रही है, तो आप पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन जान रहे हैं, हम क्या होता है स्किन में, क्यों होता है ऐसा, क्यों करना है, कैसे पागल बनाया जा रहा है ना। किसी मान लीजिए किसी ब्रेड पे भी लिख दिया कि भैया इसमें आटा ही है और पीछे आप पढ़ रहे हैं पलट के पैकेट पे, तो आपको पता लग रहा है भैया इतने % तो इसमें मैदा है ना। तो ये क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं चीजों को, जस्ट मान नहीं ले रहे कि हाँ लिख दिया है एडवर्टीजमेंट में तो हमने मान लिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उस चीज के ऊपर और बेहतर जान रहे हैं, आकलन जांच कर रहे हैं उसकी, क्रिएट कर रहे हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं, कंक्लूजन तक। तो इसको समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं कि जस्ट आप मान नहीं लेते, अजम्पशंस पे नहीं चलते, आप क्या करते हैं, लॉजिक पे चलते हैं, सारे पहलू देख करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, मान लीजिए प्याजे पढ़ा रहे हैं आज हम, है ना, या हम बच्चों को आज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं कि जो जनसंचार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को, मतलब एक जगह से ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स क्या हो सकते हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं मान लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को शुरू कैसे करें, जेनरिक टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह देते हैं जिसको, हाँ बात तो सही लग रही है सुनने में, है ना। फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, देखिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाया जाता है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर कोई नहीं जाता। प्याजे की थियरी भी आपको पता है, पहले मूर्त चिंतन आता है 7 से 11 वर्ष में, फिर जाके एब्स्ट्रैक्ट आता है 11 से 14 वर्ष में। सॉरी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल से जटिल की ओर जाते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, सिलेबस डिफिकल्ट होता जाता है, तो वो सरल से जटिल जा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़ा दिया फिर दूसरी में आसान, ऐसा थोड़ी होता है ना। मतलब 10वीं क्लास तक आते आते वही टॉपिक बड़ा होता चला जाएगा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं आप। रैशनल टू एम्पेरिकल, जबकि तरीका क्या होता है, एम्पेरिकल टू रैशनल जाना चाहिए, यानी पहले अनुभव दो आप बच्चे को। एम्पेरिकल यानी अनुभव जन्य साक्ष्य, जो भी चीजें हैं आप पहले अनुभव दो और फिर उसकी थियरी बताओ, फिर उसका तर्क बताओ, वो तरीका सही है। तो ये सारे उल्टे दे दिए तीनों, अगली बार पेपर में मिले और इसमें से कोई घुमा के दे दिया तो समझ जाना कि भाई कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लिखा है सही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिखा है सही है, एम्पेरिकल टू रैशनल लिखा है सही है, लेकिन ये इन्होंने उल्टा दे दिया, इसलिए तीनों ही गलत हो गए। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है जेनरिक टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। नहीं सॉरी, जनरल टू स्पेसिफिक होता है डिडक्टिव, अगर इस सेंस में ही देखेंगे हम, क्योंकि स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव मेथड में होता बेशक है, लेकिन हम उसको चूज नहीं करते उस तरह से कि हम पहले स्पेसिफिक चीजें बताएं। एग्जाम्पल टू
रूल की बात करते हैं। पहले हम सामान्य बातें करते हैं, बाद में स्पेसिफिक बात करते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, ये एक नियम है, ना कि उल्टा इसका। ठीक है, ये डिडक्टिव मेथड है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी रूल टू एग्जाम्पल जाना। रूल हमेशा जनरल होता है क्योंकि हर एक सवाल उस रूल से, जैसे नाउन की जो परिभाषा है वो जनरल है, सभी के लिए एक जैसी है नाउन की परिभाषा, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं। हिमांशी भी एक नाउन है, निशा भी एक नाउन है, आप भी एक नाउन है। तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल होता है, सामान्य होता है रूल सभी के लिए, और एग्जाम्पल स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होता है। तो रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं यहां पे हम, कि पहले आपको परिभाषा या रूल बता दिया, बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ये डिडक्टिव मेथड भी कहलाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स। कुछ क्वेश्चन मैंने जान के रिपीट किए हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप इनको करें, नहीं तो मेरे पास क्वेश्चन की कोई कमी नहीं थी। इस ही फाइल में आज 70+ क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 20 क्वेश्चन को हटाया है ना, और वो अच्छे क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में लेंगे उनको किसी दिन, है ना, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बार बार करना जरूरी है। अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई कह रहा है वॉच पहन लीजिए, वॉच भाई आज बाहर छूट गई, मैं काफी व्यस्त चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपका नहीं मेरा पेपर है, जो कि हर बार लगता ही है। और टीचर बनने का ये फायदा है, मतलब अगर आप टीचिंग में हैं तो बनने का तो क्या, कि आपके ही कल को एग्जाम्स जो हैं जीवन भर चलते रहते हैं, है ना। चलिए एक बार आते हैं, समझते हैं वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स, यानी सीखने में वेरिएबिलिटी या डिफरेंसेस कह सकते हो, डाइवर्सिटी भी लिख सकता था एग्जामिनर इसको। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, सीखने की शैली पे एक और क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाला है कि स्टाइल्स ऑफ लर्निंग कौन सी होती हैं। तो सीखने की शैलियों में विविधता यानी अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। इस चीज को कैसे देखा जाना चाहिए, पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए। रोबोट थोड़ी है कि सारे बच्चे एक तरीके से सीखेंगे। तो लर्निंग स्टाइल में विविधता होती है, 3 प्रकार की लर्निंग स्टाइल होती है, उसको एंड में एक क्वेश्चन है उस पर करेंगे। यानी विजुअली ज्यादातर लोग देख के सीखना पसंद करते हैं, फिर सुन के और फिर करके सीखने वाले लोग आते हैं। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि भाई विविधता में एकता की बात करो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब एक जैसे हो जाएंगे तो रोबोट बन जाएंगे, रजनीकांत वाली मूवी याद है ना। तो को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए कि भाई ह्यूमैनिटी में डाइवर्सिटी पाई जाएगी, इसलिए डिफरेंट तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखेंगे, कोई ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद करेगा, कोई अकेले। शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर करके कैसा चलेगा। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्यों नहीं भाई, जब बच्चे अलग अलग हैं तो बैरियर है ये, नहीं, ये एक हेल्पफुल तरीका है, ये एक रिसोर्स है। तो ए ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के इतने क्वेश्चंस मैंने डाले हैं क्योंकि अब बहुत पूछे जाने लगे हैं। पिछले 3 बार के पेपर में 3 साल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जब से ऑनलाइन हुआ है पेपर और जब से एनईपी आई है। तो एनईपी से डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिखेगा आपको बेशक, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक क्या है, क्रिटिकल फैक्ट्स पे सोचना, एनालाइज करना, लॉजिक के साथ सोचना, जस्ट मान ना लेना चीजों को, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ ओरिजिनल सोचना। तो दोनों ही को प्रमोट करने के लिए क्या करें। विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई, कौन सा क्वेश्चन है जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों को बढ़ावा देगा, कि पानी सेव करने के कौन से तरीका बेस्ट हो सकता है और क्यों। तो अब बच्चे अलग अलग बातें कहेंगे, भाई आरओ में से जो पानी निकलता है उसको बाल्टी में सेव करो, उससे ये होगा, है ना, फिर ये कर लो वो कर लो। 70 बच्चे, मतलब 30 बच्चे हैं क्लास में, तो वो 30 अलग अलग तरीके बता पाएंगे और डिफरेंट तरीके निकलेंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे सोचेगा भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके कह देगा कि हाँ ठीक है ना। तो ये बात बेहतर लग रही है, बच्चा ज्यादा एक्टिव है इसमें। सिंपल रूल है, बच्चा जहां एक्टिव है पूरी पेडागोजी में हेल्प करेगा। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी, अब इसका 1 वर्ड आंसर होगा कि जी जल बोर्ड से आता है या जहां से भी आता हो। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ नया थोड़ी क्रिएटिव थोड़ी कर देंगे, यहां पे बच्चे क्रिएटिविटी लगा पाएंगे, यहां पे बच्चे हर दिशा में सोच पाएंगे। हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर, तो ये भी 1 वर्ड आंसर है, रिकॉल बेस्ड। इसमें क्या क्रिएटिविटी है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, भाई ये भी 1 वर्ड आंसर है। तो सोचने का मौका तो सबसे ज्यादा और क्रिएटिविटी का मौका पहले ही क्वेश्चन में मिलेगा, ना कि किसी और क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आपको पता करना है कि किस तरफ लेके जा रहा है क्वेश्चन के फॉर्म में। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में भाई प्रमाण की तो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में आप बस मान नहीं लेते हैं, किसी ने कहा आपने मान लिया, है ना। आप एविडेंस देख रहे हैं, आप हर पक्ष को देख रहे हैं, हर पहलू को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है जस्ट मान लिया आपने, अज्यूम नहीं कर लेते आप, है ना। चुगली लगाई, किसी ने कहा बहन ऐसे नहीं ऐसे है ना, आपने क्लियर ही नहीं किया उस चीज को, आपने फैक्ट्स को जांचा ही नहीं, आपने डायरेक्ट बात ही नहीं की किसी से, आपने मान लिया जस्ट। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं है ना। क्रिटिकल थिंकिंग में एविडेंस का क्या रोल है ना।
एविडेंस, सबूत क्या है? एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, यानी एविडेंस को एक लॉजिकल, एक तर्कसंगत वे में और सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप। भाई कोर्ट भी तो यही करता है, अगर आप जजमेंट के लिए गए तो जज के सामने भी प्रमाण होंगे और फिर एक सीक्वेंस में उस पर एनालिसिस चलेगा, है ना। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि भैया ये वीडियो जो आज के समय में आई है, आजकल डीप फेक का जमाना है, फेक वीडियोस एआई से और इससे उससे बनाई दी जा रही हैं, तो उसका मूल्यांकन करना, एविडेंस का उसको इवेल्युएट करना, क्या वो सही भी है या नहीं। तो ये है पहली बात जो सही लग रही है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, फिर तो ये क्रिटिकल थिंकिंग बची ही नहीं कि बस आपने एविडेंस को मान लिया, ना उसका विश्लेषण किया, जांचा नहीं, परखा नहीं, फिर कैसी क्रिटिकल थिंकिंग है जिसमें जांच परख हो ही नहीं रही। एविडेंस इज इररेलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग। भाई एविडेंस इज इंपॉर्टेंट या इमेंसली इंपॉर्टेंट। एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड, तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ भी मान लो फिर तो, है ना। फिर तो कुछ भी मान लो, कोई बाबा कुछ भी कह रहे हैं उनको भी मान लो, हर चीज को मान लो फिर तो, है ना, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगानी हमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कर्म पे विश्वास नहीं रखना। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सब बच्चों को साथ लेके चलना। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल। स्टैंडर्ड वर्ड बस सुनने में अच्छा लगता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स में बिल्कुल खराब नेगेटिव शब्द है। स्टैंडर्ड करिकुलम लिखा हो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा हो, यूनिफॉर्म पहनने में अच्छे लगते हैं स्कूल में सबके लिए एक जैसी, लेकिन मेथड्स सबके लिए एक जैसे नहीं होने चाहिए। अलग अलग बच्चे अलग अलग मेथड से पढ़ाइए। डिफरेंशिएटेड करिकुलम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सबके लिए, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, या फिर यहाँ पे ये नहीं होता कि वन साइज फिट्स ऑल, कि एक साइज का कपड़ा सबको फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेथड्स में परिवर्तन आपको लाना पड़ता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। सेग्रीगेशन एंड, देखो ये वर्ड ही सेग्रीगेशन, अलगाव, बच्चों में अलग अलग कैटेगराइज कर दो उनकी एबिलिटी के बेस पे, एकदम खराब तरीका है, सबको साथ लेके चलना है। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, यानी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ही वोकेशनल एजुकेशन दे दो, बाकी बच्चों का क्या करें, हर बच्चे को इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है स्पेशल बच्चों को ही इंक्लूड करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में। रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, रोबोट्स नहीं है, डिफरेंट तरीके से सीखेंगे, डिफरेंट तरीकों से सिखाओ। करिकुलम में लचीलापन रहो, रिजिड नहीं होना चाहिए करिकुलम, है ना, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिजिड तो चीजें टूट जाती हैं, फ्लेक्सिबल चीजें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड, गिफ्टेड बच्चों को कैसे वो अलग होते हैं बाकी बच्चों से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी जो कुछ डिफरेंट, कुछ नेक्स्ट लेवल करने की क्षमता रखते हैं, वो कैसे अलग हैं बाकी बच्चों से, कैसे पहचानेंगे, इनकी लक्षण क्या है। एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, इनकी समझ की जो अग्रवर्ती गहनता है वो ज्यादा होती है, ये किसी चीज को डीप में समझते हैं, बात तो सही है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, इनकी अभी मैंने आपको बैच में भी बताया था, हायर एबिलिटी यानी सीखने की क्षमता ज्यादा है। हायर कमिटमेंट, सीखने की क्षमता ज्यादा है तो डेप्थ में सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। फिर कमिटमेंट क्या होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मोटिवेशन भी ज्यादा है, करके मानते हैं किसी काम को। और क्रिएटिविटी, कुछ नया भी करते हैं, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स कहा जाता है इनको, ज्यादा जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पे सोचने के लिए, अपने डिसीजंस खुद लेने की क्षमता रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है ना इनके अंदर। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास इनका तेजी से होता है। तो ये कोई शर्त नहीं है ना, ये कोई शर्त नहीं है कि शारीरिक विकास जो है वो तेजी से ही होगा। शारीरिक विकास की तेज गति, ऐसा भी हो सकता है, अगर हम बात करें स्टीफन हॉकिंग की, तो क्या उनका शारीरिक विकास बहुत सही था, वो तो व्हील चेयर पे थे, लेकिन ब्रेन परफेक्ट था। तो ये कोई शर्त नहीं है कि रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ए और बी यहां हमें सही लग रहे हैं, ए एंड बी इज दी राइट आंसर। बच्चा बहुत क्यूरियस होता है ना, तेजी से सीखता है, बोर हो सकता है यदि आपने उसको, इसके लिए इस बार एक और भी क्वेश्चन आया था कि गिफ्टेड बच्चों के लिए हम क्या तरीके अपनाएं, तो आपको एक्सेलरेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। कई बार हम होता है ना क्लास जंप करा देते हैं, एक साल में 2-2 क्लास कर ली, है ना, मैंने भी की थी एक बार, याद है। तो एक्सेलरेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैराथन है कल 9 बजे, तब हम ये बातें डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सी बात सही है। देखिए श्रवण बाधिता 3 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी बिल्कुल जिसको हम कहेंगे माइनर कह लीजिए, या फिर इसको माइनर को क्या कहते हैं भाई, एक तो मॉडरेट, सीवियर, और सबसे पहले वाले लेवल को क्या कहते हैं, माइल्ड, राइट। तो माइल्ड हियरिंग इंपेयरमेंट है ना, 3 प्रकार की हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब बच्चे को सुनने में दिक्कत है। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी है, इस पे और चर्चा कल भी हम करने वाले हैं। तो
3 लेवल की आपकी जो है यहाँ हियरिंग इंपेयरमेंट है, यानी सुनने में बच्चों को दिक्कत है। माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट यानी मीडियम लेवल हो गया, माइल्ड है हल्का, और सीवियर आपको पता ही है कि यानी ज्यादा समस्या है बच्चे को, है ना। तो हम कह देते हैं 20 to 40 dB तक, डेसिबल्स में मापते हैं ना हम साउंड को, तो अगर बच्चे को दिक्कत होती है 20 dB से 40 dB के बीच में सुन पा रहा है तो माइल्ड क्या है, उसको हियरिंग इंपेयरमेंट है, सुनने में दिक्कत है, श्रवण दोष है। अगर 41 से 60 के बीच में 41 से 60 dB का हियरिंग लॉस है तो मतलब मॉडरेट लेवल है। 60 से 80 dB तक समस्या है यदि, डेसिबल्स की समस्या है यदि, तो सीवियर आपका हियरिंग इंपेयरमेंट है, ठीक है ना। तो हियरिंग इंपेयरमेंट की अगर हम बात करें यानी श्रवण दोष, तो अब यहां पे पूछा क्या है हमसे कि वो बच्चे जिनको श्रवण दोष है, सुनने में कठिनाई होती है, उनको कैसे हम इंक्लूड करें, उनके बारे में कौन सी बात सही है। देखिए हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, विजुअल इंपेयरमेंट हो गया। विजुअल इंपेयरमेंट क्या है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, जो देख नहीं सकते या देखने में कुछ दृष्टि बाधिता है, ठीक से नहीं देख सकते, तो फटाफट से समझना है कि कौन सी बात सही है। हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। भाई श्रवण बाधिता यदि बच्चे को होगी तो प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, आपकी बात को ठीक से सुन नहीं पाएगा, ठीक से सुना नहीं है तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। अपनी दादी नानी या किसी को भी घर में जो थोड़े से उम्र के साथ भी हियरिंग लॉस होता है धीरे धीरे, तो वो हियरिंग एबिलिटी कम होती है, तो आप वो कहेंगे ऐ बेटा क्या कह रहे हो, तो इसका मतलब वो सुन के समझ नहीं पाएंगे तो वो जवाब कुछ देंगे, आप पूछ कुछ और रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। अगर कोई बच्चा है जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है तो या तो उसको आगे बिठाइए, थोड़ा सा लाउड बोलिए, मशीन का इस्तेमाल, बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी बात पक्की है कि हियरिंग इंपेयर्ड के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। देखिए सबको साइन लैंग्वेज क्यों यूज करनी है ना। अब वो डिपेंड करता है कि डेफ एंड डम लोगों के लिए हम जनरली साइन लैंग्वेज का, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL की बात जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है, यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज याद आ रही ना, अभी वो एनिमल मूवी आई थी, किसी ने देखी हो तो काफी साइन लैंग्वेज उसमें यूज करके दिखाई है बीच बीच में। तो साइन लैंग्वेज जो आपने समाचार या न्यूज देखी होगी कभी, तो एक प्रॉपर एपिसोड आता था कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको हाथों के थ्रू, यानी हम साइन लैंग्वेज के थ्रू, बेसिकली जेस्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो साइन लैंग्वेज जरूरी नहीं है सारे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को साइन लैंग्वेज की जरूरत है। भाई किसी को अगर थोड़ा सा हियरिंग लॉस है या मीडियम भी है तो आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 70 तरीके हैं, सीधा साइन लैंग्वेज सबके लिए नहीं है। डेफ एंड डम के केस में हम यूज करते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर दी चाइल्ड। इसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल नहीं होता कि हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण दोष जांचना है तो बच्चे के कान पे बाजा बजा दो, तो आप मूर्ख कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों को और दिक्कत हो जाएगी। हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू अ फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। ऐसा नहीं है कि हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम होगी, है ना, कि बाहर से ही कोई तो आपको दिखेगी वो समस्या इसलिए हियरिंग इंपेयर्ड है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फटाफट से, स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन, यानी पाठ्यचर्या की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सेम होती है किस चीज में, जब हम इंक्लूड करने की बात हो रहे हैं कि पाठ्यचर्या में मॉडिफिकेशन सभी के लिए होना चाहिए, सॉरी एडजस्टमेंट सभी के लिए होना चाहिए। उस एडजस्टमेंट को हम एकोमोडेशन कहते हैं कि हर बच्चे को हम क्या कर पाए, एकोमोडेट कर पाए। अब एकोमोडेशन जो है 2 जगह ऑप्शन में है। एक्सीलरेशन और एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, इस पर चर्चा हम अलग से करेंगे कल जब मैराथन सेशन में, ठीक। तो ये तो यहाँ बनता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ गिफ्टेड को थोड़ी शामिल करना है जो फर्स्ट और थर्ड को सही कह दें। या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो अगर हम देखें समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं संशोधन में समान है, यानी हर बच्चे को संशोधित करना है, उसको एकोमोडेट करना है, हर बच्चा सीख पाए, एडजस्ट करना है उसको, ठीक है ना। जबकि समायोजन में भिन्न है। समायोजन में भिन्न क्या होता है भाई, ये हिंदी में गड़बड़ हो गई है, उल्टा होगा ये, है ना। हाँ आई नो। तो ये हिंदी में मतलब यहाँ पे पढ़ के समझने में, मैंने संशोधन जिसको बोल रही हूँ, ये संशोधन नहीं, ये समायोजन होगा, है ना। समायोजन यानी एकोमोडेशन। तो समायोजन में समान है कि सबको समायोजित करना है, सबको एकोमोडेट करना है ना, सबको एडजस्ट करना है, इंक्लूड करके चलना है। जबकि संशोधन जो है वो भिन्न होंगे। कैसे होंगे संशोधन भिन्न, मॉडिफिकेशन अलग होगा। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए आप अलग चीजों का अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको चल के आने में दिक्कत है, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको बोलने में दिक्कत है, उसके लिए आप अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है तो आप बड़ा लिखेंगे बोर्ड पे या ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। तो मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता। इट विल बी डिफरेंट इन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में अलग होगा, मॉडिफिकेशन तो अलग बच्चे के लिए अलग करना पड़ेगा, जबकि एकोमोडेट सबको करना है हमें। एकोमोडेट मतलब सबको साथ लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये
उल्टा दे दिया था। ये अगर अकोमोडेशन आगे होता तो सही हो जाता। मॉडिफिकेशन सब में नहीं करना, मॉडिफिकेशन सेम नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन अलग अलग टाइप का होगा, जैसी नीड होगी बच्चे की वैसी, और एकोमोडेट सेम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये भी आपका इसी में आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा रीजन अंदर होगा, बाहरी अभिप्रेरणा रीजन बाहर होगा। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इंप्रेस द टीचर, रीजन कहां है, टीचर को इंप्रेस करना। आप कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं क्योंकि टीचर को इंप्रेस करना है, रीजन बाहर हो गया, तो ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। दो प्रकार की मोटिवेशन होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इसको नेगेटिव कहेंगे, उतना बेहतर नहीं होता जितना आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, इसका सिंपल तरीका है, आपको जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल फैक्टर ढूंढना हो, इसका मतलब रीजन अंदर होगा। रीजन अंदर होगा यानी व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र। जब आप गिटार बजा रहे हैं, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, आपको कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको मजा आ रहा है। जैसे मुझे साइकोलॉजी में मजा आता है, मैं पढ़ती हूँ बहुत बार, कुछ चीजें जानने का शौक है तो वो जानती हूँ। अब मुझे उससे कुछ मिलेगा थोड़ी, आपके सिलेबस के लायक तो पता नहीं कितने साल से पढ़ा रही हूँ, ये सब तो पता ही है ना। तो अगर हम बात करें तो प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, यानी आपको मजा आता है किसी चीज में। अब ये मजा कोई बाहरी चीज नहीं है, ये इंटरनल फैक्टर है ना। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, रीजन अंदर है तो इंटरनल मोटिवेशन, रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल। सिंपल तरीका है। अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, यानी डांट तो बाहर से मिलती है ना, तो आउट हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी, प्राइज मनी बाहर से मिलती है, तारीफ बाहर से मिलती है, नाम बाहर से मिलता है ना, धन बाहर से मिलता है, खुशी अंदर से मिलती है। तो लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या जॉय ऑफ लर्निंग, वो इंटरनल मोटिवेशन है। पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरनल मोटिवेशन।